नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम दुनिया में रूस के एक नियम से अब तहलका मच चुका है, क्योंकि रूस ने कहा कि 1 अप्रैल से हम किसी भी देश को तेल नहीं बेचेंगे। ऐसी खबरें दुनिया की तमाम मीडिया आर्टिकल्स में छप रही हैं। क्या है सच्चाई, उसको हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का कैसे अमेरिका में हो रहा है विरोध, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उनसे अब उनके ही देशवासी उनसे खफा हो चले हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनके खिलाफ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 80 लाख से ज़्यादा लोग सड़क पर उतर चुके हैं और ये 3,500 के आसपास जगहों पर एक साथ किया गया है। और ये 80 लाख लोगों का जो हुजूम है ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर चुके हैं। सड़क पर उतरे हुए प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, मार्च निकाला और ट्रंप प्रशासन की आलोचना तक के पोस्टर बैनर लहराए। उनका खास निशाना प्रशासन की वो नियमावलियां हैं जो ईरान के साथ चल रहे विवाद में भूमिका निभा रही हैं। कई शहरों में प्रदर्शनकारी मुख्य सड़कों पर कतार बनाकर खड़े हो गए, जबकि कुछ लोग सार्वजनिक चौराहों पर इकट्ठा होकर एक साथ नारे लगाते हुए और डोनाल्ड ट्रंप विरोधी यानी कि अमेरिका की सरकार विरोधी तख्तियां लहराते हुए विरोध जता रहे थे। सेंट पॉल मिनेसोटा में हुई रैली इस दिन का सबसे अहम कार्यक्रम माना गया। इसमें कई जाने माने राजनेता, मशहूर सांस्कृतिक हस्तियां शामिल हुई। गवर्नर टिम वाल्ज ने भीड़ को संबोधित किया और सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का परिचय कराया, जिन्होंने इस मौके पर एक गीत भी गाया। सीनेटर बर्नी सैंडर्स, जॉन बेस, मैगी रोजर्स और जेन फोंडा जैसी कई अन्य जानी मानी हस्तियां इस विरोध प्रदर्शन में दिखाई दी। यानी कि सब मिला जुलाकर अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप का खुल्लम खुल्ला विरोध उनकी जनता करने लगी है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों में हजारों हजार प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, शहर के मुख्य इलाकों में मार्च निकाला और सरकारी इमारतों के बाहर रैलियां लगाई और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप विरोधी बयानबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगे रखी, जिनमें आव्रजन नीतियों का विरोध किया, आर्थिक मुद्दे और प्रशासन की व्यापक आलोचना शामिल किया। लॉस एंजल्स में सिटी हॉल के बाहर इकट्ठा होने के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने शहर की सड़कों पर मार्च निकाला। ह्यूस्टन में प्रदर्शनकारी शहर के मुख्य इलाके से होते हुए अमेरिकी संविधान की एक विशाल प्रतिकृति यानी कि उसकी कॉपी लेकर निकले। जैसे अपने देश में जो विपक्षी दल के लोग हैं जो संविधान की प्रति दिखाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम आयोजक जो थे उनके मुताबिक यह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। कुछ प्रदर्शनों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, भाषण हुए, अमेरिकी संविधान की प्रतिकृति कॉपी को लेकर चलने जैसे प्रतीकात्मक कार्य भी शामिल थे। और एक प्रतिनिधि हैं जॉन लॉर्सन, उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ यह कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि अमेरिका में कोई राजा नहीं होता। उन्होंने प्रशासन की ओर से सत्ता के दुरुपयोग पर चेतावनी देते हुए आगे कहा, अगर हम यानी आम लोग, अमेरिका की जनता एकजुट रहे और अपनी आवाज़ उठाते रहे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। सीनेटर क्रिस्टीन गिलिब्रैंड ने कहा कि अमेरिका में हम किसी राजा के सामने सिर नहीं झुकाते। उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रपति को किराने के सामान की कीमतें कम करने, स्वास्थ्य सेवा को किफ़ायती बनाने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि हर परिवार आगे बढ़ सके, न कि अपनी स्थिति का इस्तेमाल अपने निजी ब्रांड को चमकाने के लिए करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम इस प्रतिबंध को लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि हमारी सरकार लोगों को सेवा दे, न कि किसी एक व्यक्ति के अहंकार की। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि आज 2026 में हमारा संदेश है, अब और कोई राजा नहीं, हम इस देश को तानाशाही की ओर नहीं जाने देंगे। अमेरिका में हम लोग यानी कि जनता ही शासन करती है। आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना हो रही है। ट्रंप के खिलाफ अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार नो किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं। पहला बड़ा प्रदर्शन जून 2025 में आयोजित किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में दूसरा प्रोटेस्ट आयोजित हुआ, जबकि तीसरा प्रोटेस्ट 28 मार्च को किया गया था। बहुत सारी जगहों पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी हुई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को थेरेपी सेशन बताते हुए कहा कि आम लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वहीं ट्रंप का कहना है कि उनके फैसले देश को मजबूत बनाने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे राजा नहीं हैं,
उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में भी ट्रंप के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। पेरिस, लंदन, लिस्बन जैसे शहरों में भी लोग सड़कों पर उतरे, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किए और उन्हें पद से हटाने की मांग भी किए हम। आपको थोड़ा सा बता दें, लेटेस्ट अपडेट में जो ईरान है, ईरान ने दक्षिणी इजराइल में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया है, जिससे प्लांट में भीषण आग लग गई है। इससे इलाकों में जहरीले रिसाव का खतरा पैदा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की भी बात निकल के आ रही है। हमला न्यूयोर्क होवाव इंडस्ट्रियल जोन में हुआ है, जो वीर सेवा शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित है। हमले के बाद अधिकारियों ने आसपास के लोगों को घरों में रहने और खिड़कियां बंद करने की सलाह दी है, क्योंकि प्लांट में खतरनाक रसायन मौजूद है। आपको बता दें कि भारत आ रहे 2 LPG टैंकरों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया और भारत के लिए बड़ी राहत है। इन जहाज़ों पर 94,000 मीट्रिक टन LPG लदी हुई है। BWTYR और BWELM नाम के इन जहाज़ों को भारतीय नौसेना सुरक्षा दे रही है। ये दोनों टैंकर इसी हफ्ते मुंबई पहुंच सकते हैं। इससे पहले 4 भारतीय झंडे वाले LPG टैंकर भी इस अहम समुद्री मार्ग को पार कर चुके हैं, जबकि 3 अन्य अभी पश्चिमी हिस्से में हैं, जो जल्द ही भारत की तरफ आ सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी जानकारी भारत सरकार और इसकी निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि इजरायल के न्यूयोर्क होवाव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जो हमला हुआ है मिसाइल के द्वारा, यह इलाका 30 से ज़्यादा फैक्ट्रियों और केमिकल यूनिट्स का केंद्र रहा है। आग के बाद काले धुएं के गुबार देखे गए हैं। आग मिसाइल या इंटरसेप्टर के मलबे गिरने से लगी है। फायर फाइटर्स मौके पर आग बुझाने के लिए वहां पे पहुंचे हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में बफर जोन को और बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद इजराइल की उत्तरी सीमा पर सुरक्षा और मजबूत करना है। नेतन्याहू ने सेना को मौजूदा सुरक्षा बफर जोन का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि सीमा पर हालात को और भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह ईरानी सुप्रीम लीडर ने इराक के शिया नेता को एक मैसेज भेजा है, जिसकी अपडेट इंडियन मीडिया में आ रही है, जिसमें बताया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खोमेनी ने इराक के प्रमुख शिया नेता शेख हम्माम हमूदी को एक प्राइवेट मैसेज भेजा है। यह मैसेज इराक में ईरानी राजदूत ने इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ इराक के प्रमुख को सौंपा है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है कि इसमें क्या कहा गया है, लेकिन इसमें अमेरिका इजराइल जंग के दौरान इराक के शिया नेतृत्व के रुख की सराहना की गई है और बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर पिछले महीने हुए हमलों के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और केवल लिखित संदेश जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की के इस्तांबुल में भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़े विरोध देखने को मिले हैं। भारी बारिश के बावजूद भी वहां पे हजारों लोग सड़कों पर उतरे और मिडिल ईस्ट में जारी जंग का विरोध किया। इसमें ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। इसके अलावा किलर इजराइल, किलर यूनाइटेड स्टेट जैसे नारे भी लगाए गए और यह प्रदर्शन धार्मिक और कंजर्वेटिव संगठनों की ओर से आयोजित किए गए थे। सब मिला जुला कर ईरान और इजराइल का युद्ध रुकने की एक शर्त जो ईरान के द्वारा है वो की जा रही थी कि हमें मुआवजा दे दो, और ईरान के हमलों के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने उससे मुआवजे की मांग की है। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गस ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक समाधान में ईरान के हमलों से हुए नुकसान की भरपाई शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समझौते में भविष्य में हमले रोकने की गारंटी और गैर आक्रामकता का सिद्धांत भी जरूरी है। गर्गस ने आरोप लगाया कि ईरान ने युद्ध से पहले अपने पड़ोसी देशों को गुमराह किया और सुनियोजित तरीके से आक्रामक कार्रवाई की। उन्होंने ईरान को खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। इससे पहले ईरान भी अमेरिका और इजराइल से युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान में अब तक कम से कम 250 छात्र और शिक्षकों की मौत हो चुकी है। ईरान के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 184 लोग घायल हुए हैं। राजधानी तेहरान में 16 छात्र और 5 शिक्षकों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए। अब तक करीब 6000 शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाया गया और 200 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है। दिन भर चली इस बैठक में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष को कम करने और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान से अलग से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ISI प्रमुख भी मौजूद रहे। बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी होने की उम्मीद है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर जानकारी दी जा सकती है, लेकिन
खास बात ये रही कि ना ही इसमें अमेरिका रहा और ना ही इसमें ईरान रहा, ना ही इजराइल रहा। यानी कि जिनके बीच युद्ध हो रहा है वो तो दिख ही नहीं रहे हैं और बाकी दुनिया वाले अपना अलग ही ढिढोरा पीट रहे हैं। और अमेरिका, इजराइल, ईरान, कोई भी या दुनिया का कोई और भी देश पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं ले रहा है, जिसको मतलब जो मध्यस्थता की बात कर रहा है उसकी ही नाव को नहीं छोड़ा जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट से, और वो मध्यस्थता की बात कर रहा है, यानी कि ईरान इनकी बात ही नहीं मान रहा है। ईरान ने कुछ बातें कही हैं। उसने जॉर्डन में अमेरिकी सेना के एक एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया में अजराक में मुआफ़ाक साल्टी एयरबेस पर यह हमला किया गया। जो ईरानी मीडिया में खबरें चल रही हैं तो उसमें यह कहा कि मुआफ़ाक साल्टी में हमला हुआ है, जो अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए अहम माना गया है। हमले में बेस के रिहायशी और हिस्सों और इसके सैन्य उपकरणों को टारगेट किया गया। ईरान ने इससे अपने खिलाफ हो रहे हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई को बताया है। हालांकि इस हमले में हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इसी तरह सीरिया में भी हमले हुए हैं। सीरिया में ड्रोन के द्वारा हमला किया गया है। वहाँ के गेहूं गोदामों पर हमले हुए हैं, जिसमें अमेरिकी बेस के पास ड्रोन हमला होने से वहाँ पे गेहूं का जो गोदाम था वो तबाह हो चुका है। और ये सीरिया के हसाका इलाके में हुआ था। कासराक इलाके में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की कोशिश के दौरान ड्रोन गिराए गए, जिससे पास का गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया। हमले के बाद आसपास के इलाके में गेहूं के ढेर और मलबा फैला दिखाई दिया, जिससे स्थानीय सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बनी रही। इसी तरह बहुत सारी न्यूज़ है दुनिया में। ईरान ने पूरी दुनिया वालों को कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि भैया हल्के में मत लेना और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में एक टीवी चैनल के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक हुई है। इस हमले में अल अरबी टीवी का दफ्तर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है और ईरानी मीडिया के अनुसार हमले में दफ्तर की इमारत और आसपास के हिस्सों को काफ़ी नुकसान मिला है। फिलहाल इस हमले में हताहत लोगों की जानकारियां मीडिया में अभी नहीं हुई है। और आपको बता दें कि ईरान में 30 दिन से इंटरनेट नहीं चल रहा है। और इंटरनेट वॉचडॉग नेट ब्लॉक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोग करीब 696 घंटे से दुनिया से कटे हुए हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों में जो ईरानी सरकार है उसने इंटरनेट एक्सेस लगभग पूरी तरह बंद कर दिया है। इससे पहले भी इस साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कई हफ्ते तक इंटरनेट शटडाउन लागू किया गया था। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपडेट हैं जिसको हम लगातार आपको बताते रहे हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर 86वीं बार मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, ऐसी रिपोर्ट्स कई न्यूज़ चैनल पे आए हुए हैं। यानी कि सैकड़ों की संख्या में ये हमले हुए हैं और जो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो युद्ध रणनीति है उसको दिखा रहा है कि इस ईरान को लेकर जो लोगों में ये था वो कहीं ना कहीं जो एक तरह का भ्रम था कि हम ईरान को मार के निकल लेंगे, ऐसा नहीं हो पाया। आपको एक अपडेट बताने की कोशिश करें तो अगर हम बताएं तो ईरान ने पहले ही कह दिया था कि भैया हम यहाँ से गुजरने वाले किसी को ऐसे भी छोड़ने वाले नहीं हैं, या तो टैक्स लेंगे या तो हम उनको जाने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी बातों में से रहा है। एक बड़ी बात और आपको बता दें कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमेरिकी सेना के एक अहम निगरानी विमान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी है। उसने बताया है कि इस हमले में एक बोइंग E-3 सेंट्री विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यह एक AWACS यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान था और जो उन्नत रडार के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक विमान और मिसाइलों की निगरानी करता था और सेना को रियल टाइम जानकारी देता था। और ये कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचा है, जिसमें इस हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए और कई ईंधन भरने वाले विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। हमले से पहले अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 16 ऑपरेशनल E-3 सेंट्री विमान ही बचे थे, जबकि हमले पहले इनकी संख्या करीब 30 थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी बताया कि इन विमानों का तुरंत कोई आसान विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। इनके संभावित विकल्प E-7 वेस्टेल की कीमत करीब $700 मिलियन बताई जा रही है, यानी कि करीब 5800 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने दुनिया के बारे में अब तक के अपडेट जानने की कोशिश की। दुनिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर जो बड़ी बातें हैं हमने अभी आपको डिटेल में समझा दिया। रूस ने कहा है कि भैया 1 अप्रैल से हम किसी को तेल वेल नहीं देने वाले हैं, और क्योंकि हमारे पास तेल वेल इस समय है नहीं। और ये एकदम कान खोल के सुन लो, रूस ने कहा क्या है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से रूस दूसरे देशों को तेल बेचने से मना कर दिया है। वो ये बात कहाँ से निकल के आ रही है, ये जो
न्यूज़ है ये रूस की सरकार की तरफ से 28 मार्च को जानकारी प्रदान की गई। रूसी सरकार ने कहा कि घरेलू स्तर पर आपूर्ति बनी रहे और कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह फैसला लिया गया। पुतिन की अगुवाई वाली सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब ईरान युद्ध पूरी दुनिया में तेल को लेके मतलब बवाल मचाए हुए है। ईरान क्रूड ऑयल का रेट लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा सप्लाई चेन भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यानी कि जो भारत सरकार दावा कर रही है, अगर हम वर्ल्ड न्यूज़ देखें तो इस हिसाब से भाई साहब भारत में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले समय में होने वाली है। रूस के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तेल की रिफाइनिंग दरें मार्च 2025 के स्तर पर बनी हुई है। देश की रिफाइंड के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में गैसोलीन और डीजल का भंडार है। सभी रिफाइनरी अपनी क्षमता पर काम कर रही हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से वैश्विक स्तर पर तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है और प्रतिबंध का फैसला नोवाक की अगुवाई में हुई मीटिंग के बाद लिया गया है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है। उसने बताया है कि रूस प्रतिदिन 1 लाख बैरल गैसोलीन एक्सपोर्ट करता है। पिछले साल की बात करें तो रूस के कई हिस्सों में गैसोलीन की कमी हो गई। इन्हीं सबको देखते हुए रूसी सरकार ने यह फैसला लिया कि भैया बंद करो ढोल मजीरा। रूस के इस फैसले का बुरा असर कई देशों पर पड़ेगा, जिनमें चीन, तुर्की, ब्राज़ील, अफ्रीका और सिंगापुर हो जाएगा। यह वो देश हैं जो रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से खरीदते हैं। भारत भी लेता है, लेकिन भारत बहुत सारे ऑप्शन खोल के पहले से ही रखा रहता है। यानी कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, भारत के जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल हैं। देश की रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। सरकार ने इन रिफाइनरियों को एलपीजी प्रोडक्शन 20% बढ़ाने का निर्देश भी दे दिया है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देश और दुनिया के बारे में हमसे डिटेल में चीज़ें जान सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।